हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर की सीरीज में। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था। हमने लास्ट में देखा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्क्राइब की थी। वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आज हम एक नई हेडिंग पर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस नई हेडिंग में सबसे पहले जो मैं यहां पर हेडिंग लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं, देखिएगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मतलब क्या है? जनरली देखिए, हम अभी तक अगर 11th क्लासेस की बात करें तो 11th क्लास में हम एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी ही ट्रीट करते हुए आए हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करते हुए आए हैं, है ना, कि एरिया जो है वो क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बट नाउ डेज बट जब हम फिजिक्स के अंदर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं गाइस, तो वहां पर हम एरिया को स्केलर नहीं, एरिया को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है? in solving various numerical problems, we have to treat surface area as a vector physical quantity, which having a certain magnitude as well as डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो इन सॉल्विंग वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी हैव टू ट्रीट सरफेस एरिया एज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। सरफेस एरिया को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी लेना आपको पड़ता है। नाउ नेक्स्ट केस में देखिए, the direction of area vector is always perpendicular, normal outwards from the surface area। यहां से गाइस, यहां से आज से अब हम जब भी कभी सरफेस एरिया की बात करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस सरफेस एरिया का एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा, जो उसका अपना एरिया होगा, चाहे रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी। बट उसके साथ साथ में उसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी? डेफिनेट डायरेक्शन भी होगी। और वो डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? देखिए, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर नॉर्मल आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस एरिया। जिस सरफेस एरिया को आप कंसीडर कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर, अपनी प्रॉब्लम के अंदर, जिस सरफेस एरिया को आपने कंसीडर किया हुआ है अपनी प्रॉब्लम के अंदर, उस सरफेस एरिया से हमेशा ठीक परपेंडिकुलर आउटवर्ड उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका एरिया है, ये एक सरफेस है, देख रहे हैं आप, या इसको दोबारा से बना लेते हैं। ये आपका एक सरफेस है, इस तरह से। ये आपका एक सरफेस है जिसका एरिया है ए, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा गाइस, एरिया वेक्टर जो होगा इसका, वो हमेशा कैसा होगा? एरिया वेक्टर
परपेंडिकुलर नॉर्मल आउटवर्ड, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, जैसे मान लीजिए एक प्लॉट है, 2 डायमेंशनल प्लॉट है, ठीक है ना, उस प्लॉट का अगर एरिया वेक्टर डिफाइन करना है आपको, तो उस प्लॉट के ठीक बीच में क्या करें, एक बैम्बू, ठीक है ना, एक स्टिक खड़ी कर दीजिए, तो वो जो स्टिक है वो आपका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा, इस तरह से। हाँ, अगर मैं इस सरफेस को इस तरह से अलाइन कर देता हूं, इस तरह से अलाइन कर देता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर कहां आ जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस तरह से आ जाएगा गाइस, ठीक है। अगर हम छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि छोटा सा एरिया अगर हम कंसीडर करते हैं, देखिए यहां पर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले रहा हूं इस पूरे सरफेस का, ठीक है, एलिमेंट्री एरिया डी ए, तो इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगा, चाहे आप कंप्लीट एरिया सपोज कीजिए या फिर छोटा सा एरिया सपोज कीजिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक क्यूब कंसीडर करते हैं, है ना, आप क्या कंसीडर करते हैं, क्यूब, इसको रेड से बनाया है तो इसको भी रेड से ही बना लेते हैं हम। अगर हम एक क्यूब कंस्ट्रक्ट करते हैं गाइस, बेटा क्यूब अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरह से, तो इस क्यूब के साथ में क्या होगा, तो देखिए क्यूब के जो 6 सरफेसेस हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्यूब के टोटल सरफेसेस कितने हैं, 6, तो इसके 6 एरिया वेक्टर्स होंगे, एक एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर, बैक सरफेस का पीछे, इस सरफेस का आगे और इसका नीचे, इस तरह से इसके हर सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा वो उसके ठीक परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अगर हम कभी भी कोई सरफेस कंसिडर करते हैं, कोई सरफेस एरिया कंसिडर करते हैं, तो उस सरफेस एरिया की हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है गाइस, और वो डेफिनेट डायरेक्शन कहाँ होगी, डेफिनेट डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दी सरफेस, चाहे आप पूरा सरफेस कंसिडर कर रहे हैं या फिर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं सरफेस का, दोनों की ही जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है फ्रॉम दी आउटवर्ड फ्रॉम दी सरफेस से, आउटवर्ड फ्रॉम दी सरफेस से। क्लियर है सबको, आई होप, देखिए इट इज क्लियर टू यू। चलिए, तो यहां तक एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है अब, ठीक है, इससे रिलेटेड वो आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए अगर हम एक क्या करते हैं, हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कर लीजिए ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक सरफेस प्लेस कर देता हूं, क्या कर देता हूं, एक सरफेस, कुछ इस तरह से, क्लोज सरफेस है ये मेरा, क्या है, क्लोज सरफेस। तो देखिए यहां पर ये जो है आपकी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या डायरेक्शन है, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, क्या वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस ले लिया मैंने ए, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये ए है और ये क्या है गाइस, ये ई की डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में यहां पर एंगल बन रहा है कुछ थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई क्लोज सरफेस जो है वो यहां पर प्लेस कर दें, तो इस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर, इस क्लोज सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्वांटिटी
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब देखिए अगर हम इसको पास करेंगे तो इसके ठीक परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल टू द सरफेस कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, उन लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन कैसे करेंगे इसको, दी total number of electric lines of forces passing normal to the closed surface, passing normal to the closed surface placed in uniform electric field is termed as electric flux linked from the surface, is termed as electric flux from the surface। तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है, क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब ये जो ब्लैक लाइंस निकल रही है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मल टू द क्लोज सरफेस placed in uniform electric field is termed as electric flux linked from the surface। तो जितनी भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो नंबर होती है, क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड फ्रॉम द सरफेस। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, इस डायग्राम की बात करूं, तो यहां पर इसका जो ये सरफेस जो है वो कुछ टिल्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसका एरिया वेक्टर जो है वो ठीक इसके परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे परपेंडिकुलर पास करवानी है। क्या करवानी है गाइस, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर पास करवानी है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर ले लेता हूं, तो इस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर ले लेने पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा मेरे पास में, वो यहां पर क्या ई कॉस थीटा आएगा। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर अलाइन कर दूं, तो वो कैसे करना पड़ेगा, इसको यहां पर इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, ई कॉस थीटा, है ना, और इससे ठीक परपेंडिकुलर यहां पर एक कंपोनेंट ई का आ जाएगा विच इज ई साइन थीटा। लेकिन हमें परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी पास हो रही है हमें उससे मतलब है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमेशा इक्वल होता है ई ए कॉस या फिर ए इंटू ई कॉस थीटा, ए इंटू ई कॉस थीटा। देखिए इस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर जो जो भी क्वांटिटीज आ रही हैं, एक तो आ रहा है आपका एरिया वेक्टर ए, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई कॉस थीटा क्यों आया समझ में आया, ए तो इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया गाइस इस डायरेक्शन में, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इसके पैरेलल नहीं है या नॉर्मली पास नहीं हो रही है, तो इसको इसके नॉर्मली अलाइन करना पड़ेगा। ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है मैं इसके नॉर्मली कंसिडर करना चाहता हूं, तो इसके नॉर्मली कंसिडर करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ई कॉस थीटा। तो मैंने यहां पर ये जो दोनों ठीक है क्वांटिटीज है ए एंड ई कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाता है क्या, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू विच इज ई ए कॉस थीटा। ई देखिए यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी यहां पर आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको वेक्टोरिकली ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर cos थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये एक डॉट प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर्स का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। देयरफॉर
डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो रिजल्ट में आपको हमेशा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको रिजल्ट में क्या देता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर्मूला हो जाता है इसका ई ए कॉस थीटा। किस तरह से बना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लूं, एक छोटा सा, पूरा सरफेस ना लेकर के एक छोटा सा सरफेस ले लें, डी ए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एलिमेंट्री एरिया क्या हो जाएगा गाइस, ये भी यही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एलिमेंट्री एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ध्यान रखिएगा, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ई डॉट डी ए हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि अब यहां पर जो इसका एलिमेंट्री वेक्टर आएगा वो डी ए आएगा, बट ई का तो अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आएगा विच इज कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो आपका ये भी हो जाएगा कंप्लीट सरफेस के लिए ई डॉट ए, और एलिमेंट्री एरिया के लिए ई डी ए कॉस थीटा या ई डी ए। क्लियर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एसआई यूनिट हो जाएगी, देखिए इसकी कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। और साइड में लिख रहा हूं, और वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर से मीटर मीटर कैंसल, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही यूनिट होती है गाइस। वोल्ट इंटू मीटर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। यहां पर लिख रहा हूं मैं एस आई यूनिट, एस आई यूनिट, देख लीजिए। क्लियर, ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देख सकते हैं आप गाइस। आई होप इट इज क्लियर। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर करते हैं, देखिए हम स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, when surface lies parallel to the electric field, when surface lies parallel to the electric field, और सरफेस लाइज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा कितना है यहां पर, 90 डिग्री। स्पेशल केस 1 क्या है आपका, व्हेन सरफेस लाइज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। कैसे, देखिए इधर सपोज कीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, ठीक है, और आप जो सरफेस लाई करवा रहे हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब इस तरह से। मैंने जो क्लोज सरफेस कंसीडर किया है ना वो क्या है, पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड होगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा,
एरिया वेक्टर वो किस डायरेक्शन में होगा, वो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा यहाँ पर। तो देखिए ई और ए के बीच में क्या यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा क्या, व्हेन सरफेस लाइज पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के पैरेलल अगर सरफेस लाई कर रहा है तो उसका एरिया वेक्टर फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर अगर फील्ड से परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि वेयर थीटा, यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। ध्यान रखिएगा गाइस, थीटा यहां पर क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। ए और ई वेक्टर्स के बीच में थीटा अगर आपका एंगल हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। इस केस में थीटा जो है, फाई जो है आपका वो मिनिमम हो जाएगा। कहने का मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस डायरेक्शन में पास हो रही है, एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सरफेस से एरिया से पास नहीं हो रही, एक भी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो सरफेस के एरिया से पास नहीं हो रही है। उस केस में आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द सरफेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द सरफेस आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम स्पेशल केस सेकंड भी देख सकते हैं। स्पेशल केस सेकंड, स्पेशल केस सेकंड क्या होगा, देखिए स्पेशल केस सेकंड, व्हेन सरफेस lies perpendicular to the electric field, perpendicular to the electric field, when surface lies perpendicular to the electric field, theta is equals to 0 डिग्री। थीटा कितना होगा यहाँ पर, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए थीटा 0 डिग्री इस तरह से। अगेन सपोज कर लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर जो सरफेस है आपका क्लोज सरफेस, वो किस तरह से लाई कर रहा है गाइस, वो लाई कर रहा है कुछ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से। अगर ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका प्लेन जो है, सरफेस का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस का प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इससे परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखिए आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों ही पैरेलल हो गए एक दूसरे के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों ही क्या हो गए, पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो यहां पर आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर ई और ए के बीच का एंगल होता है जो कि यहाँ पर आएगा 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ई ए विच इज मैक्सिमम। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आएगी, आप देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? आई होप ये समझ में आएगा। ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलिए, तो एरिया वेक्टर पढ़ा हमने, साथ ही साथ क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू दी क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया। एक स्पेशल केस और देखते हैं। देखिए एक स्पेशल केस अगर हम और देखें यहाँ पर तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए 3 स्पेशल केस 3 when symmetrical shape body
shape body placed in uniform electric field। जब कोई सिमेट्रिकल शेप की बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस की जाती है, जैसे कि देखें जरा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं कुछ इस तरह से एक सिलेंड्रिकल बॉडी को क्या करता हूं, प्लेस कर देता हूं इस तरह से। एक सिलेंड्रिकल बॉडी, ये आपकी क्या है, एक सिमेट्रिकल शेप्ड बॉडी है, ठीक है, सिमेट्री बन रही है इसके अंदर, मतलब बराबर शेप्स हैं दोनों तरफ। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस शेप के लिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, इस शेप के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ बाहर की तरफ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है गाइस। क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहां पर इस केस में जो फ्लक्स होगा, ठीक है, यहां पर हम लिंकिंग फ्लक्स को बोलेंगे इनकमिंग, इनकमिंग फ्लक्स, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शेप के अंदर एंटर कर रही है। यहां पर क्या होगा, आउटगोइंग, आउटगोइंग फ्लक्स, यहां पर फ्लक्स जो है वो एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट कर रही हैं। क्लियर। तो इस तरह से क्लोज सरफेस है और आपको यहां से लिंक्ड फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना, लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला फाई का हो जाता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। यहाँ पर मैं लिखूंगा E वेक्टर डॉट A1 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट A2 वेक्टर, क्योंकि इसको हम A1 मान लेते हैं और इसको A2 मान लेते हैं गाइस, है ना, क्योंकि इस एरिया से बाहर आ रहा है, उस एरिया से अंदर जा रहा है। तो दोनों का ही फ्लक्स जो है अगर मैं टोटल ऐड करके निकालूंगा तो मेरे पास में इस पूरे सरफेस का लिंक्ड फ्लक्स आएगा, पूरे सरफेस का लिंक्ड फ्लक्स आएगा। नाउ अब देखिए, फाई इज इक्वल्स टू E A cos θ1 प्लस E A2 cos θ2। इसको हम लिख देते हैं E A1 cos θ1, इसे लिख देते हैं E A2 cos θ2 फाई। अब देखिए यहां पर E इस तरफ है, A1 इस तरफ है, E और A1 क्या पैरेलल है, E और A1 पैरेलल है, तो यहां पर जो हमारा फ्लक्स बन जाता है वो थीटा बन जाता है, वो बन जाता है 0 डिग्री। वेयर एज E A2 cos, देखिए इसका एरिया वेक्टर जो है गाइस, इसका एरिया वेक्टर इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस तरह से है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड है इस तरफ, बट इंटेंसिटी तो अभी भी इस तरफ है। क्या यहां पर E और A के बीच में E इस तरफ और एरिया इस तरफ, तो यहां पर क्या 180 डिग्री एंगल बन रहा है, जी हाँ, यहां पर 180 डिग्री एंगल बन रहा है E वेक्टर एंड A वेक्टर के बीच में, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री। तो आपके पास फाई जो आएगा वो आएगा E A1 cos 0 1 होता है प्लस E A2 cos 180 माइनस 1, तो फाई आ जाता है E A1 माइनस E A2। अगर आप सिमेट्रिकल बॉडी किसी सिमेट्रिकल बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस सिमेट्रिकल बॉडी से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है E A1 माइनस E A2। इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इसका मतलब आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका फाई हो जाएगा किसी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए। एंड इफ A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल टू A, अगर इस सिमेट्रिकल बॉडी के दोनों सरफेसेस का एरिया सेम होगा जैसा कि यहां पर है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई
इज इक्वल्स टू ई ए माइनस ई ए, ये हो जाएगा जीरो, नेट जीरो हो जाएगा। जितना अंदर आएंगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी ही बाहर चली जाएंगी, तो इस पर्टिकुलर सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी गाइस। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देख लीजिए, ये सारा कॉन्सेप्ट जनरली कॉन्सेप्ट होता है किसका? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आई होप आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, फ्लक्स क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की से रिलेटेड, और फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड गॉस लॉ। क्लियर है? गॉस लॉ जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही लिंक्ड टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आप सब लोग स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, बी होम, बी एट होम, बी सेफ गाइज। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।